I will talk about the remaining rules of past indefinite tense. So let's start our topic past indefinite tense. पिछले वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड 8 रूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे. उसे मैंने ग्रामर और स्पोकन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो रूल्स आपको बताए थे. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता क्या है? सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है. नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? नेगेटिव सेंटेंस में लगता है डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, एक ही रूल ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लगा दीजिए? सब्जेक्ट से पहले. जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे तो डेफिनेटली आपका क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. तो चलते हैं हमारे रिमेनिंग रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब 9th रूल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 8 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. वो कौन सा रूल है? वो ये है कि जब आप कोई काम किसी से करवाना चाहते हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ये बात बता सकते हो. इसके लिए आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है. वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आप यूज करोगे. फिर आप यूज करोगे वुड रादर, और फिर क्या यूज करोगे? दूसरा सब्जेक्ट. और फिर क्या यूज करोगे आप? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप यूज करोगे. जैसे आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपका होमवर्क पूरा करे, तो आप इसको कैसे कह सकते हो? आई वुड रादर, क्योंकि आप चाह रहे हो. आई वुड रादर. आपके फ्रेंड के लिए आपने वर्ड यूज किया यू, है ना? आई वुड रादर यू, मानो यहां पर हमने लिख दिया कंप्लीट होमवर्क. ठीक है? आई वुड रादर यू डैश कंप्लीट होमवर्क. हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेंड कोई काम करे, तो आई वुड रादर यू सेकंड फॉर्म लगाइए, क्या लगेगा? कंप्लीटेड होमवर्क. तो ऐसे आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो. जब आप किसी से काम करवाना चाहते हो, जैसे आपने किसी से किचन से पानी मंगवाना है गिलास, और आपके फादर साहब ने आपको कहा, आपने अपने भाई को कह दिया, तो आप क्या कहते हो? आई वुड रादर यू फेच्ड अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन, कि आप वहां से एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर आइए. तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो. ठीक है? इसको सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट दैट you should fetch a glass of water. I want that, would rather की जगह want लगा सकते हो. I want that you should complete homework. तो this is the typical structure. तो आप ये structure यूज करके भी किसी से कोई काम करवाने की अपनी इच्छा बता सकते हो. This is the next rule जो आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, और स्ट्रक्चर आएगा तो आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर ही लोगे. नेक्स्ट रूल, हम कई बार ये सेंटेंस करते हैं कि चाय पीने का समय आ गया. हम कहते हैं ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक तो हम ये बोलते हैं इट इज टाइम टू टेक टी, कि चाय पीने का समय है, घर जाने का समय आ गया, हो गया. इट इज टाइम टू रिटर्न टू होम और गो बैक होम. एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं. अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से भी बना सकते हैं, एक टिपिकल स्ट्रक्चर यूज करके. जैसे कौन सा स्ट्रक्चर है? थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना, इट इज टाइम, सेम रहेगा. इट इज हाई टाइम, ये यहां तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा. जैसे हम कहते हैं इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज हाई टाइम टू टेक टी, वो सेंटेंसेस तो यहां तक तो सेम रहेगा. अब आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम यूज करते हैं, इट इज टाइम टू टेक टी, उसकी जगह पे आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, और क्या लगा देना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है. ठीक है?
जैसे हम ये कहें कि चाय पीने का टाइम हो गया, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम क्या बताएंगे, इट इज टाइम, है ना। जैसे हम कई लोग हैं तो हम क्या कहेंगे, वी टुक टी, ठीक है, इट इज टाइम वी टुक टी। अब ये सेंटेंस वैसा ही है जो हमने पहले बनाया, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रियल लाइफ में, इट इज टाइम फॉर अस टू टेक टी, ये चाय पीने का हमारे लिए टाइम हो गया, ठीक है। और इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अगर आप यूज करना चाहो तो किस तरीके से यूज करोगे, इट इज टाइम, हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, जैसे हमने वी लगाया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, इट इज हाई टाइम वी वेंट होम, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, इट इज हाई टाइम फॉर अस टू गो बैक होम, तो ये भी बना सकते हो। दिस इज द नेक्स्ट रूल, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ टेंस सीख रहे हो ये, तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है तो डेफिनेटली उसके बाद सिर्फ एक ही टेंस लगेगा, एंड दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड दैट इज फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैंने स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ ये रूल डिस्कस किया है। नेक्स्ट रूल जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो पास्ट के सभी टेंसेस के साथ होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी होता है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कब यूज करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर पास्ट में टू एक्शन हो, अगर पास्ट में कितने एक्शन हो, टू एक्शन हो, ध्यान रखना, फर्स्ट एक्शन के लिए तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन में हम यूज क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब पास्ट में दो एक्शन हो, तो पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे के लिए पास्ट इंडेफिनिट। अब ये जो रूल है इसमें हम ये वर्ड भी यूज करते हैं, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, और हम व्हेन भी यूज कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हम घर जाते हैं और मेहमान आए हुए होते हैं, तो आप नेक्स्ट डे जाके कहते हो कि जब घर गई ना, घर गया, गई या गया, तो मेहमान आए हुए थे। तो इसमें पहला काम क्या था, मेहमान आए हुए थे, तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस तो लगाओगे, तो क्या लगाओगे, द गेस्ट्स had arrived, the guests had come, वो आ चुके थे, before, मेरे पहुंचने से पहले, before I reached home, before I went home, कि मैं before I reached home, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान आ चुके थे, ठीक है। जैसे स्कूल और कॉलेज में भी हम ये कहते हैं कि टीचर लेक्चर डिलीवर कर चुका था जब मैं क्लास में गया, तो अब इसमें दो काम है, टीचर लेक्चर डिलीवर कर चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेंगे, तो हम क्या कहेंगे, द टीचर हैड डिलीवर्ड हिज लेक्चर व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। तो पहला टीचर ने लेक्चर दे दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा काम कौन सा है आपका, वहां क्लास में एंटर करना, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया, एंड दैट इज सेकंड फॉर्म। तो ये हम रियल लाइफ में आप ऐसे बना सकते हो, जब पास्ट में दो काम हुए तो पहले काम के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, और दूसरे काम के लिए क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये आपके स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ग्रामर में आपको पता ही चल जाएगा कि ग्रामर में क्या जी, एक टेंस दिया होता है, दूसरा टेंस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश
प्रिपेयर शी, इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवा रहे तो उस हिसाब से करवा देते हैं। शी हैड प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। अब इसमें देखिए, अब आपको हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं मिल जाती है और आपको ब्लैंक मिल जाता है, उसमें एक ही टेंस आएगा। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो एक्शन की बात हो रही है। पहले एक्शन के लिए हमारे साथ क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरे एक्शन के लिए क्या लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी? रीच्ड। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इन तीनों में से कहीं भी सेंटेंस में आ जाते हो, एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो दूसरी तरफ हमेशा क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया है। अब जिसने भी पुरानी वीडियो देखी है, पिछली वीडियो देखी है जिस भी स्टूडेंट ने, तो अब वो कंफ्यूज महसूस कर रहा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब दो एक्शन एक के बाद एक होती हैं विदाउट टाइम गैप, जब उनमें टाइम गैप नहीं होता और एक्शन एक के बाद एक होता है, तो उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं दोनों एक्शन में और बिफोर लगाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब यहां भी मैंने बिफोर यूज कर लिया, तो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बिफोर कहां यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा। वैसे तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोकन तो हम बना ही लेंगे। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो दोनों तरफ ही ब्लैंक दिया हो और बीच में भी फोर दिया हो, तो हम क्या लगाएंगे? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं इस बात को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई स्विच ऑन द लाइट बिफोर आई एंटर द रूम। एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस सुनिए, ही डैश कंप्लीट his homework before I dash call him। अब देखिए यहां पे दोनों में बिफोर आया हुआ है, दोनों में ब्लैंक दिए हुए हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किसमें तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएं, किसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएं, क्योंकि मैंने अभी रूल बताया था। ध्यान रखिए, पहले वाले अगर सेंटेंस को देखो तो इसमें काम करने वाला एक ही बंदा है, आई। यहां देखो काम करने वाले दो अलग अलग बंदे हैं, ही, आई। यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर बिफोर आया, दोनों तरफ सेम ही पर्सन दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। क्योंकि कौन सा रूल यहां डिस्क्राइब हो रहा है? दो एक्शन जो एक के बाद एक हो रहा है। जैसे आई स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर आई एंटर द रूम। इसमें दो काम हो रहे हैं, पहले लाइट को स्विच ऑन किया, फिर कमरे में प्रवेश किया। तो इसमें काम करने वाला बंदा एक ही है, तो दो एक्शन हो रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो यहां दो एक्शन हो रहे हैं, काम करने वाले पर्सन अलग अलग हैं और इसमें एक काम पहले हो रहा है, दूसरा काम बाद में। ऊपर वाले में भी एक काम पहले हो रहा है, दूसरा काम बाद में। लेकिन यहां काम करने वाला अगर एक ही हो, ध्यान रखना, तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेंगे। अगर काम करने वाले पर्सन अलग अलग हैं तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे जो मैंने अभी अभी बताया है? अगर पास्ट में दो एक्शन हो तो पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो इसमें पहले क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या आएगा? he had completed his homework before I called him, second form। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, पास्ट के। नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? लिसन केयरफुली।
वो है विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने कहा ना कि पास्ट इंडेफिनिट का किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के सभी टेंसेस के साथ लगता है। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। अब ये कब लगाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, लेकिन आपको स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, was were प्लस V1 प्लस ing, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, V1 प्लस ing। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम चल रहा है। तो जहां भी आपको किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस अगर मिल गया ना, तो उस टेंस में हमेशा क्या लगता है, V1 प्लस ing लगता है। आप सोच के देख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस आ गया उसमें V1 प्लस ing लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, काम चल रहा है। और जो काम चल रहा होता है उसको दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, V1 प्लस ing लगाते हैं। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि काम कहां हो रहा है, पास्ट में। तो पास्ट को दिखाने के लिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की, वोज वर्ब, ताकि हमें पता चल सके कि काम किस में हो रहा है, पास्ट में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, V1 प्लस ing तो आएगा, लेकिन ये दिखाने के लिए कि काम प्रेजेंट में चल रहा है, हम क्या यूज करते हैं, इज द मान। तो टेंसेस बहुत सिंपल है अगर आप कंसेप्ट समझते हो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसके साथ लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। अब कब लगता है, ध्यान से सुनिए। जब कोई पास्ट में काम चल रहा है, पास्ट में कोई काम चल रहा है और उसी बीच कोई और काम हो जाए, तो जो वो काम होता है, कोई काम चल रहा है और उसी दौरान कोई और काम हो जाए, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रियल लाइफ में बहुत बार ऐसा सेंटेंस बनाते हो कि जब मैं उसके घर गया तो वो पढ़ रहा था, अब काम चल रहा था और उसके बीच में एक काम हो गया, तो आप क्या कहते हो, when I went to his house he was studying। तो एक काम चल रहा था, ध्यान रखना, जब कोई काम चल रहा है पास्ट में और बीच में एक और काम हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। when I reached the bus stand, when I reached the bus stand he was weeping। काम चल रहा था, रो रहा था और उसके बीच में आपका एक एक्शन हो गया, तो ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ये तो है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, व्हेन आपको जरूर मिलेगा इसमें, व्हेन आई डैश रीच, इसी को बना देते हैं, द बस स्टैंड he was weeping। तो ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है। ग्रामर में आपने क्या देखना है, अगर आपको when मिल जाता है और when वाले सेंटेंस में क्या मिल जाए, was वर्ब प्लस में V1 प्लस ing, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, रीच्ड हो जाएगा। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, लेकिन आपको रियल लाइफ में बोलना भी आना चाहिए, इस रूल को यूज करना भी आना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई काम चल रहा हो और उसके बीच में कोई दूसरा काम हो जाए, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगते हैं। ग्रामर में ध्यान रखना, जब व्हेन वाले सेंटेंस में आपको was वर्ब प्लस में वी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ing दिया हुआ है, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। नेक्स्ट रूल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां यूज होता है, ये ध्यान रखना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टेक्निकल है। जब सिंस का प्रयोग किस रूप में करते हैं, एडवर्ब के रूप में करते हैं, ध्यान रखना। जब सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, तो सिंस के बाद हमेशा कौन सा टेंस लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। एडवर्ब आपको पता होगा, एडवर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको ब्रीफ में बता देता हूं समझाने के लिए। 3 चीजों की विशेषता बताता है, लेकिन यहां आप याद रख लीजिए कि वो वर्ब की विशेषता बताता है, अदरवाइज वो 3 की विशेषता बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की।
तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब सिंस किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, तो सिंस के बाद क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। फॉर एग्जांपल we have not met since I dash leave Delhi। अब देखिए इसमें अब जो सिंस है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। वी हैव नॉट मेट, हम नहीं मिले, वर्ब कौन सा, मेट। ये पूरा सेंटेंस इसकी विशेषता बता रहा है। हम नहीं मिले, कब से नहीं मिले, जब से मैं दिल्ली छोड़ के गया हूं। सिंस आई डैश लीव दिल्ली, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, और ये सिंस किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, मेट की विशेषता बता रहा है। तो जब भी सिंस एडवर्ब का काम करता है तो सिंस के बाद हमेशा क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां लीव का क्या बनेगा, लेफ्ट। ये थोड़ा सा टेक्निकल रूल है, जिनको ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, जो एडवर्ब के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, क्लोज को अच्छे ढंग से जानते हैं, तो वो इस रूल को समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता था ताकि आपको पता चले। वैसे नॉर्मली ये लोग रूल बताते हैं, मैं आपको रूल डिस्कस भी कर देता हूं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामर में आपको ये बताया जाता है कि यदि हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सिंस दिया हो, ये रूल बता दिया जाता है कि यदि हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या दे रखा हो, सिंस दे रखा हो, और सिंस के बाद ब्लैंक दे रखा हो, खालिस्तान दे रखा हो, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये रूल बताते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि सिंस वहां पर किसका काम करता है, एक एडवर्ब का काम करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि जब सिंस एक एडवर्ब का काम करेगा तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जो सिंपल शब्दों में आप याद रख सकते हो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर सिंस दे रखा और सिंस के बाद अगर हमने कोई टेंस यूज करना है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लास्ट रूल इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसके साथ यूज होता है, एज सून एज, जैसे ही, नो लॉन्गर देन, नो लॉन्गर देन, जैसे ही। ये रूल मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। ये होता है कि जब दो एक्शन एक साथ होते हैं, जब दो काम एक ही साथ हो तो हम ये लगाते हैं एज सुन एज और नो लॉन्गर देन। फॉर एग्जांपल, जैसे ही टीचर ने कमरे में प्रवेश किया, क्लासरूम में प्रवेश किया, बच्चे खड़े हो गए। अब इसमें दो काम हो रहे हैं और दोनों एक साथ हो रहे हैं, टीचर का प्रवेश करना और बच्चों का खड़ा होना। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो आप एज सुन एज से भी बना सकते हो, जैसे एज सुन एज द टीचर, मैं सीधा ही सेकंड फॉर्म लगा देता हूं, एंटर द क्लास रूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखो मैंने सेकंड फॉर्म यूज किए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी एज टू मैच दे रखा हो तो दोनों तरफ क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, एंटर्ड एंड स्टूड अप। इज इट क्लियर? ऐसे आप नो लॉन्गर देन से भी ये बना सकते हो। इसी सेंटेंस को मैं नो लॉन्गर देन से बनाता हूं, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नो लॉन्गर, क्योंकि नो लॉन्गर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी, डिड थी। नो लॉन्गर डिड द टीचर, और डिड के साथ क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म, एंटर द क्लासरूम then, THAN, then the students stood up।
आप इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हो। रूल वही है जब दो काम एक साथ होते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर नो सूनर से बना रहे हो तो नो सूनर के इमीडिएटली आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और नो सूनर के साथ क्या लगेगा, THAN। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में THEN दे दिया जाता है, काफी मिस्टेक करते हैं और उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म लगानी ही है। तो दीज आर very important rules of past indefinite tense. In my two videos, this video and the previous video, I have discussed 14 rules of past indefinite tense, both from grammar point of view and from the spoken point of view. तो आप अगर इन रूल्स को माइंड में रखते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश confidently without using the translation method, which is the wrong method. आपको ट्रांसलेशन मेथड में नहीं जाना। So I hope that you will like this video and thanks for watching.